नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा और आप सभी अभी वैकेंसी गुरु पर नए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट 35 प्रश्नों के बारे में जानेंगे और जानेंगे ये कि इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है ताकि एग्जाम में जो हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो किसी प्रश्न को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसके साथ हम महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे भी। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो पर। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और क्वेश्चंस को ध्यान से देखने के लिए आप लोगों को आगाह करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर्स की एक सीमा है? यानी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा कौन सी है जिसमें लिमिटेशन होती है, कंप्यूटर वो कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों, कंप्यूटर की स्पीड उसकी एक विशेषताएं उसमें होती हैं, वो शुद्धता भी उसकी होती हैं, यानी वो बिल्कुल एक्यूरेसी 100% के साथ कार्य करता है, कभी कोई गलती नहीं करता है। परिश्रमी भी होता है, मतलब 24/7 कार्य कर सकता है, थकता नहीं है, ठीक है। जबकि मनुष्य तो थक जाता है, पर उसमें बुद्धि का अभाव होता है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर जो है कंप्यूटर की सिस्टम की सीमा वो बुद्धि का अभाव है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इनमें से कौन सा हार्डवेयर पर रन करता है? यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। मित्रों, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में, कार्य प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना। कार्य प्रदर्शन भंडारण, यहाँ पर ये जो कार्य है इसकी जगह इसको मैं काट दूंगा, यहाँ पर आकार है, आकार प्रदर्शन और भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों, सबसे तेज ये है सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर कार्य करने में भी तेज होता है, आकार भी होता है, प्रदर्शन और भंडारण सब में ये तेज होता है। तो इसका सही जवाब है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी तीसरे में सही जवाब। अगर आपने भी ये सोचा था तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, वैकेंसी गुरु का एक ही ध्येय है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं हो जिसकी 80 से कम परसेंटेज बने। किसी भी विद्यार्थी की, भले वो किसी भी सेंटर का हो, राजस्थान के किसी भी कोने में कहीं पे भी पढ़ने वाला हो, वो हमारा भाई है, हमारा विद्यार्थी है, हमारा उससे लगाव है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग होने वाले सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? यानी रैम अगर किसी डेटा को बार बार काम में ले रहा है तो ऐसा डेटा कौन सी मेमोरी में सेव होता है? मित्रों, वह केस मेमोरी में सेव होता है। कौन सी मेमोरी में? केस मेमोरी में। केस मेमोरी में कौन सा डेटा सेव होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो जवाब देना है, रैम द्वारा बार बार प्रयोग में लिया जाने वाला डेटा केस मेमोरी में सेव होता है। पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है? अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अच्छी गुणवत्ता यानी बेटर क्वालिटी वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, प्लॉटर, ठीक है ना। प्लॉटर क्या होता है? आप देखते होंगे बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर डिजाइन बनती है ना, बिल्डिंगों के नक्शे वगैरह, वो जो नक्शे होते हैं या जो बैनर वगैरह होते हैं इतने बड़े बड़े, वो सभी प्लॉटर से बनते हैं। तो हाई ग्राफिक्स को छापने के काम में आता है। अगला देखिए, डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है? दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर जो है ना, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, कि एक होता है इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। तो डेजी व्हील जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अगला देखिए, डीपीआई का पूरा नाम क्या है? मित्रों, डीपीआई डॉट पर इंच, यानी प्रति इंच के लिए एक डॉट पर इंच होता है। और ये प्रिंटर की गति को मापने की इकाई है। प्रिंटर की कितनी गति है, कितनी स्पीड है, उसको मापने के लिए डीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है आप सबको मालूम चल गया होगा, ऑप्शन ए है। आठवां देखिए, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मित्रों, कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग कहलाता है। एक बार एक विद्यार्थी को कहा गया कंप्यूटर को बूटिंग करो, कंप्यूटर को बूट करो, तो उसने सोचा कि बूट करना यानी बूट के मारना हो गया, तो उसने अपना जूता निकाला और कंप्यूटर को मारने लग गया। वो सोच रहा था बूट करना यानी जूते से मारना। तो यहाँ पर बूट करना यानी जूते से मारना नहीं होता, बूटिंग यानी कंप्यूटर को चालू करना होता है ना। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया आपको ताकि आपको ये याद रहे, बूटिंग यानी कंप्यूटर को ऑन करना होता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है मित्रों, यानी कंप्यूटर को दो तरीके से चला सकते हैं, एक होती है कोल्ड और एक वार्म। कोल्ड बूटिंग, ठंडा बूटिंग होता है जब कंप्यूटर बिल्कुल बंद होता है, उसे आप चलाते हो। मशीनरी कोई भी हो वो बंद रहती है तो ठंडी रहती है ना, तो ठंडी से यानी बिल्कुल बंद को चलाना कोल्ड बूटिंग। और गर्म वार्म यानी गर्म होता है कि जब कंप्यूटर चालू है पहले से ही, कोई भी मशीनरी पहले से चालू है, उसको बंद करके दोबारा चलाओ तो वार्म बूटिंग कहलाएगा।
नवा देखिए, नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड या फिर ग्राफिकल टेबलेट। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखो, ऐसा प्रश्न आता है तो एग्जाम में कैसे सोल्व करना है इसका तरीका बताता हूँ आपको। ये पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट कौन होता है? जो कंप्यूटर से बाहर निकालता है। देखो स्कैनर तो कंप्यूटर के अंदर लेकर जाता है स्कैन करके, ठीक है। कीबोर्ड भी अंदर लेके जाता है, ग्राफिकल टेबलेट भी अंदर लेकर जाती है। तो प्लॉटर होता है जो छापने के काम में आता है। प्लॉटर छापता है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर्स को छापता है प्लॉटर। तो प्लॉटर छापने के काम में है, तो छापेगा कैसे? कंप्यूटर से बाहर निकालेगा, बाहर जो निकालेगा वो क्या होगा? आउटपुट होगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है। अगला देखिए, किसी विशेष कागज पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को जांच करने के लिए। अब देखो ये प्रश्न कैसे सोल्व करना है, आपको बिल्कुल ये प्रश्न आता नहीं है मान लो, तो पूछ रहा है किसी विशेष कागज पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को। एक आपको कागज दिया जाता है, उस पर आप कुछ भी निशान बना देते हो वैसे, है ना। अब जैसे ये निशान कर दिया, ये निशान कर दिया आपने, ठीक है। आप एग्जाम देने जाते हो, आपको एक शीट मिलेगी ऐसी जिसमें आप ऐसे गोले भर क्या होगे, तो पेन या पेंसिल से आप निशान बना क्या होगे ना, इस सीट को OMR सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? OMR सीट। तो OMR सीट को जांचने के लिए जो एक डिवाइस होता है उसका नाम OMR होता है। क्या होता है? OMR। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और आप यहाँ पर पेन या पेंसिल से जो निशानों को पढ़ते हो उनको ये जांचता है। 11वां, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है? यानी ऑनलाइन जब आप पैसा देते हो तो किसका यूज नहीं कर सकते? क्रेडिट कार्ड का कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, कैश का नहीं कर सकते, नगद आप ऑनलाइन नहीं दे सकते। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? गूगल क्रोम ब्राउजर है, सफारी एप्पल कंपनी का ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर याद रखना, गूगल का क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, एप्पल का सफारी ब्राउजर है, मोजिला का फायरफॉक्स ब्राउजर है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का एज है, EDGE, ठीक है। आगे देखिए 13वां, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है? इनमें से कौन सी सोशल मीडिया की साइट नहीं है? फेसबुक। फेसबुक तो है, माइस्पेस भी है, ट्विटर भी है, पर विकिपीडिया नहीं है। विकिपीडिया तो एक विश्वकोश है। क्या है? विश्वकोश, जहां पर सभी प्रकार की जानकारियां सेव है, जिन्हें आप पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया की नहीं है, यहाँ पर हर कोई व्यक्ति कुछ लिख नहीं सकता, याद रखें। HTML का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? HTML एक भाषा का नाम है जो वेबसाइट बनाने के काम में आती है, और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। कौन सा नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है? दोस्तों दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? मित्रों प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2014 में की थी, और इसका जो डेट था वो था 28 अगस्त 2014। जब वो प्रधानमंत्री बने ही थे, 1-2 महीने बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कर दी थी। आगे चलते हैं 17वां, प्लास्टिक का एक कार्ड है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है। दोस्तों एक कार्ड जो बैंक में देते हैं, जो उधार खरीदने की सुविधा देता है, मतलब इससे आप पैसा चुका दोगे तो अभी आपका हैंड टू हैंड बैंक से खाते से पैसा नहीं कटेगा, बाद में इसका बिल आता है, फिर आप उसे चुका सकते हैं। इसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अब क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी सुनो, क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है, ATM कार्ड की तरह ही होता है, पर इसकी बैंक आपको एक लिमिट देता है। जैसे आपको 30,000 की लिमिट दे दी बैंक ने, अब आप 30,000 रुपये तक की यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा अभी, पर 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बिल आएगा, वो पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 1 महीने के लिए आपको उधार खरीदने की सुविधा देता है क्रेडिट कार्ड। पॉस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पॉस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। पॉइंट ऑफ सेल आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर या फिर किसी भी शॉपिंग मॉल में एक ऐसी मशीन होती है, ठीक है, जिसमें ऐसे बटन्स होते हैं और जिसमें इधर स्वाइप करने का ऑप्शन आता है। कार्ड, कोई भी कार्ड होता है ना, ATM कार्ड, इधर स्वाइप करके पेमेंट चुका सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं। उस मशीन को पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है। अगला, पेटीएम, SBI बडी, फ्री चार्ज आदि किसके उदाहरण है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सबको आता है आप लोगों को। पेटीएम, SBI बडी और फ्री चार्ज दोस्तों मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। मोबाइल वॉलेट है ना, सारे मोबाइल के वॉलेट है, इसमें आप पैसा प्राप्त कर सकते हो, भेज सकते हो। 20वां, E-लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती हैं। मतलब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते रहते हो ना, तो आपको कैसे कैसे सामग्री मिल सकती है? वीडियो तो बिल्कुल आप अभी देख ही रहे हैं, ये वीडियो के माध्यम से तो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है। कभी कभी आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हो या फिर टेलीग्राम में जुड़ जाते हो तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट या PDF भी मिल जाता है। तो उपरोक्त सभी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
या फिर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिंक बता देता हूँ, आपको वैकेंसी गुरु RCIT सर्च करना है। ठीक है, आप जैसे ही चैनल में यूट्यूब उसमें जाएंगे, टेलीग्राम में वैकेंसी गुरु RCIT सर्च करोगे, अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आप जुड़ सकते हो और वहाँ से आपको हम एग्जाम्स के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं। कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है? दोस्तों ऐसी वेबसाइट जहाँ से हम कुछ सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, उनको ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी व्यापार के काम में आती है ऐसी वेबसाइट्स। 22वां देखिए, अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने में काम में आने वाली वेबसाइट को किस कैटेगरी में रखा जाता है? दोस्तों ऐसी वेबसाइट जिनका प्रयोग आप अपने दोस्तों संबंधियों से संपर्क बनाने के लिए करते हैं, उन्हें सोशल नेटवर्किंग की साइट्स कहते हैं। सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग कह सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की सुविधा है? अगला प्रश्न। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग यानी एक व्यापारी बेचता है, व्यापारी किसे बेचता है दोस्तों? एक उपभोक्ता को बेचता है, ग्राहक यानी उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो B2C इसका होगा, व्यापार से उपभोक्ता, B2C। ऑनलाइन शॉपिंग में एक व्यक्ति, एक ग्राहक, एक उपभोक्ता किसी व्यापारी से खरीदता है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। आगे चलते हैं B2C के बाद। 24वां है, निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट है? इनमें से कौन सी ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन व्यापार करती है जहाँ से हम सामान खरीदते हैं? फेसबुक नहीं, फ्लिपकार्ट बिल्कुल सही है, यूट्यूब नहीं, विकिपीडिया नहीं। तो फ्लिपकार्ट कैसी वेबसाइट है? ई कॉमर्स की, आप सभी को पता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोबोंग, ठीक है, मीशो, आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ से आप खरीदारी करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट से। अगला BSBY यानी कि SBY हम कह सकते हैं इसे, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सामान्य बीमारी होने पर बीमा राशि कितनी है? दोस्तों सामान्य बीमारी होने पर 30,000 रुपये तक की बीमा राशि दी जाती है, 30,000। किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट में वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक हो जाए या फिर किसी वेबसाइट से लिंक हो जाए, इसके लिए आप हाइपर लिंक का इस्तेमाल करेंगे। हाइपर लिंक करने के लिए हाइपर लिंक, ऐसा याद रखना। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट Ctrl+K होती है, Ctrl+K, ठीक है, क्योंकि K हाइपर लिंक में सबसे लास्ट वाला वर्ड है, तो यहाँ से लिया गया है। 27वां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? दोस्तों MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है, .docx, क्योंकि MS वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट, तो docx इसका सही जवाब है। 28वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है? दोस्तों MS एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम जो है, एक्सेल का पूछ रहा है तो एक्सेल का होता है .xlsx, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा औसत का सही सूत्र है? दोस्तों औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं कि नहीं कहते? आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, और कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले बराबर लगाते हैं, तो बराबर एवरेज और फिर ब्रैकेट ओपन, फिर एक वैल्यू से लेकर और दूसरी वैल्यू तक ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीच में कॉलन का चिन्ह होना चाहिए, A1 से B10, ये मैंने गलत लगाया, ये चिन्ह यहाँ पर नहीं होता, तो A1 से B10, ये देखिए A1 से A10, ऑप्शन ए में दिया गया है एवरेज, A1 से A10। 30वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा सही रूप में एक फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला सही है? दोस्तों टोटल करने का एक फॉर्मूला होता है, MS एक्सेल में टोटल करने के लिए फॉर्मूला होता है बराबर सम। पर कोई भी फॉर्मूला याद रखो कि सम तो है ही यहाँ पर उसमें सम तो एक से ज़्यादा में है, पर इसमें 2 बार कॉलन आ गया, तो एक बार ही कॉलन होना चाहिए, जैसे A1 से लेकर A10 ऐसे, तो ये सही फॉर्मूला है, तो ऑप्शन डी सही जवाब। 31वां देखिए, और 31वां प्रश्न जानने से पहले मैं आपको जानकारी बताना चाहूंगा दोस्तों, 35 एग्जाम में प्रश्न आते हैं जिनमें से पास होने के लिए 14 चाहिए, पर आपको पूरे 35 प्रश्न करके आना है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, कोई नंबर नहीं कटेगा, पूरे 35 में से 35 जरूर करके आना। निम्न में से कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए होता है? दोस्तों संबंधित रिकॉर्ड यानी रिलेटेड वैल्यू का पता लगाने के लिए वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। वी लुकअप, संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए वी लुकअप। 32वां, कौन से फंक्शन का प्रयोग अज्ञात वैल्यू के लिए करते हैं या फिर वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं? दोस्तों अज्ञात वैल्यू या वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए गोल सीक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गोल सीक, ऑप्शन बी सही जवाब। पावर पॉइंट में नई स्लाइड देने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों अगर आप पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेना चाहते हो, न्यू स्लाइड, ठीक है, तो नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+M। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं Ctrl+N है, नहीं, Ctrl+N तो नई फाइल की होती है, नया प्रेजेंटेशन की होती है। नई अगर स्लाइड लेनी है यानी नया पेज लेना है तो Ctrl+M। आगे
पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .pptx होता है। याद रखना, पावर पॉइंट का PPTX होता है, MS वर्ड का .docx होता है और एक्सेल का XLSX होता है। और 35वां प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों पावर पॉइंट में आप एक स्लाइड पर काम कर रहे हो और प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, स्लाइड शो देख रहे हो, तो एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो बीच में एक प्रभाव आता है, इफेक्ट आता है कोई भी, जैसे गेट दरवाजा खुल रहा हो या फिर ऐसा कोई भी इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। ऐसे करके हमने 35 प्रश्न जाने। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही है। दोस्तों उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और तैयारी मजबूत कीजिए। धन्यवाद।